भारतीय मुसलमानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सभी को इस बात को जान लेना चाहिए कि सीएए नागरिकता देने के संदर्भ में है, नागरिकता की छीनने के संदर्भ में नहीं। यह है नागरिकता अधिनियम 1955 में एक प्रकार का संशोधन। उसमें पहली बार संशोधन 1986 में किया गया, फिर आगे चल करके 1992 में हुआ संशोधन, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया, और इसी कड़ी में जो लास्ट अमेंडमेंट है वो 2019 में सीएए के रूप में हुआ। हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, 6 समुदाय ऐसे हैं जिनको हम लोग सीएए के तहत भारत में नागरिकता प्रदान करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानम में। दोस्तों, आज के हमारे इस डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, 11 मार्च 2024 को संपूर्ण भारत में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है। कई राज्यों में और कई समुदाय द्वारा इसको अपोज किया जा रहा है, कई राज्य और कई समुदाय इसका समर्थन में है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि सीएए क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्या इस अधिनियम के लागू होने से किसी एक विशेष वर्ग के जो अधिकार हैं उनको उनसे वंचित कर दिया जाता है, कि ये सिर्फ अधिनियम की किसी विशेष वर्ग के लिए ही है। इन सारे बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल गुरु मुकेश साहनी सर के साथ। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सर, जैसा कि अभी 11 मार्च 2024 को पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया गया है, तो आप हमें ये बताइए कि सीएए क्या है और इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है। देखिए, सीएए का संबंध नागरिकता से, और यह है नागरिकता अधिनियम 1955 में एक प्रकार का संशोधन है। अगर हम नागरिकता के संदर्भ में बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 2 में इसको स्थान दिया गया है, और भाग 2 में आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 तक के इसके प्रावधान किए गए। लेकिन आगे चल करके संसद के द्वारा 1955 में नागरिकता अधिनियम बना, जिसके तहत जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र अर्जित करने के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती थी। लेकिन इस अधिनियम में समय समय पर आवश्यकता पड़ी कि कुछ संशोधन किया जाए, और उसमें पहली बार संशोधन 1986 में किया गया, फिर आगे चल करके 1992 में हुआ संशोधन, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया, और इसी कड़ी में जो लास्ट अमेंडमेंट है वो 2019 में सीएए के रूप में हुआ। तो सीएए एक प्रकार का नागरिकता संशोधन अधिनियम है। अच्छा, तो सीएए लाने का क्या उद्देश्य है और इसका क्या कारण है? देखिए, सीएए लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम के उद्देश्य पर काम करता है, और हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश हैं, जिनका अपना एक राज्य धर्म है, और उनके राज्य धर्म इस्लाम है, और वहाँ पर और जो विशेष धर्म के लोग हैं, उन विशेष धर्मों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था, उनकी संख्या में कमी आ रही थी, और ऐसे बहुत से लोग आकर के भारत में एज ए रेफ्यूजी के रूप में रह रहे थे, और एज ए रेफ्यूजी के रूप में रहने का कहीं ना कहीं उनके जो संपूर्ण मानव के अधिकार होते हैं, उन मानव के अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी अधिकार देश अपने नागरिकों को देता है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसका देश का नागरिक है तो कहीं ना कहीं उस नागरिक अधिकारों को, मानव के अधिकारों को देने से कहीं ना कहीं वो बाध्य है। तो ऐसी स्थिति में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उन समुदायों को जो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व आकर के यहाँ पर बसे हुए हैं, उनको इसके माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। कौन कौन से वो समुदाय हैं? देखिए, उसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 समुदाय ऐसे हैं जिनको हम लोग सीएए के तहत भारत में नागरिकता प्रदान करेंगे। अच्छा, तो सीएए लागू कब हुआ और किस सरकार द्वारा इसको लागू किया? देखिए, सीएए एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में लाया गया, और 2019 में इसको संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया, और जिसे अभी जाकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को लागू करने का काम किया। अच्छा, जैसे कुछ राज्य का कहना है कि हम अपने राज्य में सीएए को नहीं मानेंगे, नहीं इस अधिनियम को स्वीकार करेंगे, तो क्या ऐसा भी है कि ये जो अधिनियम बना है इसमें राज्य का भी हस्तक्षेप हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि नागरिकता एक संघ सूची का विषय है,
और नागरिकता पर अधिनियम बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार को है, और इसमें राज्य को किसी प्रकार का अधिकार नहीं। लेकिन हालांकि आर्टिकल 256 के तहत केंद्र सरकार जो अधिनियम बनाएगी, राज्य उसको अपने यहाँ लागू करेगा। अच्छा, मतलब जो भी यूनियन लिस्ट का मसला हो उसमें यूनियन लिस्ट का विषय बनाएगी और इस पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे 3 लिस्ट है, हाँ, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। जी तो ये जो सीए है ये यूनियन लिस्ट का विषय है जी। अच्छा ठीक है, ये बताइए जो सीएए विवाद का विषय क्यों बना हुआ है? देखिए, सीए के विवाद का विषय, जो कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और हमारा संविधान भी हमें राइट टू इक्वलिटी देता है, फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार। और उस समानता के अधिकार में अगर हम आर्टिकल 15 को देखेंगे तो वहां पे स्पष्ट है कि ना ही जाति के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही जेंडर के आधार पर, उनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। और सीएए के तहत हम अपने उन पड़ोसी देशों को जहां पे एक विशेष धर्म अल्पसंख्यक है, हम उसे नागरिकता दे रहे हैं और एक धर्म को हम छोड़ रहे हैं। जैसे मुस्लिम धर्म को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो मेन जो उत्तर भारत में या भारत में जो मेन इसकी विवाद का विषय बना है वो मुस्लिम को शामिल नहीं करने के कारण, क्योंकि मुस्लिम ये मानना है कि हमें राइट टू इक्वलिटी है, तो मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया गया। हालांकि इस सीए से भारतीय मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं, भारतीय मुसलमानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सभी को इस बात को जान लेना चाहिए कि सीए नागरिकता देने के संदर्भ में है, नागरिकता की छीनने के संदर्भ में नहीं। तो हमारे जो भारतीय मुसलमान लोग हैं उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो वो है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो या अफगानिस्तान के हो, क्योंकि वो संख्या में अल्पसंख्यक है। अगर हम लोग देखें तो हमारी आज़ादी के समय जो लगभग 23 से 24% आबादी पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की हुआ करती थी, आज वो 3% पर आ चुकी है। तो 20% की आबादी कहाँ गई? जाहिर सी बात है कि एक जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसका कहीं ना कहीं शोषण हुआ, गया कहाँ वो? कुछ इधर उधर गए, बाकी का क्या किया गया? जाहिर सी बात है कि धर्मांतरण किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में उनको उनके अधिकार देना या उनके व्यवस्थाओं को, जो धार्मिक व्यवस्थाएं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको सुरक्षित करना भी भारत का कर्तव्य है। तो भारत ने जो बहुसंख्यक हैं उनको शामिल नहीं किया, अल्पसंख्यकों को शामिल किया। और दूसरा, पूर्वोत्तर राज्यों को अगर देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश से आए कई हिंदू आकर के बस गए हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में। तो वहां पे विवाद का विषय ये बना हुआ कि जो वहां की जनजातियां हैं, उन जनजातियों को लगता है कि इनको नागरिकता प्रदान करने से कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, हमारे कला है, इस पर कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हमारी जनसंख्या में चेंजमेंट देखने को मिलेगा। ऐसी बात है कि अगर हम उनको नागरिकता देंगे तो उन राज्यों में जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उनको भी ये डर है कि हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ सकता है। और भारत में चूंकि शिक्षा का अभाव है, लोग एक्ट पढ़ते नहीं हैं, लोग एक्ट सुनते नहीं हैं, किसी ने कह दिया तो विरोध में खड़े हो। आपको पहले पढ़ना चाहिए कि सीए क्या है, इसमें प्रावधान क्या है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो विरोध नहीं करें, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं इसका भाव है तो लोग सुन करके इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसमें विरोध का कोई विषय है ही। हाँ, विरोध का विषय ये है कि एक धर्म को शामिल नहीं किया तो उससे अपने देश को क्या है, वो तो पड़ोसी देश के धर्म के लोग, हम अपने देश के धर्म के लोगों तो कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसमें कोई मतलब विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो सीए का भारत के संदर्भ में क्या लाभ है और क्या हानि? देखिए, अगर हम लोग लाभ के दृष्टिकोण की बात करेंगे तो हमने अभी बताया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदू संख्यक देश हो या हिंदुओं को बहुत ज्यादा वहां पे अधिकार दिया जा रहा। तो भारत अगर एक सनातनी परंपरा वाला देश है, जहां पे हम लोग सनातनी होने के बावजूद भी भारतीय संविधान को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में देखने का कार्य करते हैं। हमारा कोई राष्ट्र धर्म नहीं, लेकिन फिर भी हम सभी धर्मों को समान भाव से देखने का कार्य करते हैं। तो ऐसी दशा में जो लोग हमारे यहाँ बहुसंख्यक हैं, अगर अगल बगल के पड़ोसी देशों में अगर उनका शोषण हो रहा है तो उनको अधिकार देना भारत का कर्तव्य है। अब भारत में ऐसे बहुत से लोग रह रहे थे एज ए रिफ्यूजी बन करके, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, बच्चे उनके नहीं पढ़ सकते हैं,
उनको उनके अधिकार नहीं मिल सकते, तो जाएंगे कहाँ पर? तो ऐसी स्थिति में उनको हम नागरिकता दे करके भारत को आगे ले जाने को, भारत के उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए हम उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग उसका तो नुकसान भी हो सकता है। आपको पता है कि इस समय हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, चाइना को भी हमने इसमें पीछे कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम और लोगों को अगर यहाँ की नागरिकता देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या पे प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वह तो भारत में ही रहे हो। हमने कहा कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं हम उन्हें नागरिकता देंगे, तो रहे तो भारत में रहे वो भारत में ही रह रहे, पूरा उनका योगदान भारत में ही हो रहा है, तो हम उन्हें नागरिकता दे रहे हैं। हालांकि इसमें प्रावधान सरकार ने किया भी है कि अगर पड़ोसी देशों के कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आएंगे तो उन्हें कम से कम 6 वर्ष भारत में रहना होगा, उसके बाद वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 वर्ष में 5 वर्ष, हाँ 5 वर्ष वो आ जा सकते हैं और लास्ट ईयर उनको पूरी तरीके से भारत में रहना पड़ेगा, तभी उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सीएए के किन नियमों के तहत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है? अब देखिए 11 मार्च 2024 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पूरा ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है कि अगर हम अपने इन पड़ोसी देशों को जो हमने इसमें रखा है, वहाँ के जो हमारे सिख, पारसी, जैन, ईसाई समुदाय के लोग हैं, अगर हम इनको मान रहे हैं कि वो इस देश के हैं तो उनके पास क्या सबूत है, उसके आधार पर हम उनको वहाँ का नागरिक मानेंगे। उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास वहाँ की बिजली बिल का कोई बिजली का बिल है, कोई लाइसेंस है। जिस भी देश से आप आए हैं उस देश का आपके पास कोई ना कोई एक पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। उसी के आधार पर जब अप्लाई आप करेंगे, अप्लाई करने के बाद एक कमेटी होगी, वह कमेटी उसको देखने का कार्य करेगी कि जो दस्तावेज उन्हें दिए हैं उसमें वो दस्तावेज सही हैं या नहीं है। उसी के आधार पर उनको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रोसेस के तहत कोई भी मतलब जो 3 कंट्रीज से जो भी माइनॉरिटीज के लोग आएंगे या जो 2014 से पहले यहाँ पर रह रहे होंगे, वो इस तरीके से अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते। ये है प्रावधान। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि कैसे सीएए की नागरिकता के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है, इससे क्या लाभ और हानि है, इन सारे बिंदुओं पे आज हमने चर्चा करी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग फिर दोबारा आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।